खुश आमदीद दोस्तों, आज हम द नेक्स्ट वर्ल्ड की नवी किस्त में दाखिल हो चुके हैं। पिछली तमाम किस्तों में हमने बहुत से ख्वाब देखे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इनमें से कितना सच हो चुका है और कितना बाकी है। हमारे सामने जो जराए हैं वो हमें एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो सीधा मुस्तकबिल में जाता है। जी, हम बात करेंगे मसनूई ज़हानत की, जिसे कानूनी हुकूक देने की बात हो रही है, इंसानी दिमाग में लगने वाली चिप्स की, मर्रीख पर शहर बसाने के मंसूबों की, और शायद सबसे इनकलाबी ख्याल, बिल्कुल, कि क्या हम बढ़ापे को एक बीमारी की तरह खत्म कर सकते हैं। ये मौज़ूआत मतलब साइंस फिक्शन लगते हैं, लेकिन ये आज की हकीकत है। सही कहा। इन जराए का असल मरकज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वो आईना है जो ये टेक्नोलॉजी हमें दिखा रही है। अच्छा, एक तरफ लाफानी जिंदगी, लाइलाज बीमारियों का खात्मा, दूसरे सैयारों पर इंसानी बका जैसे इम्कानात हैं। और दूसरी तरफ डिजिटल आमरियत, इंसानी जहनों पर कंट्रोल और कायनात में हमारी खौफनाक तन्हाई जैसे खतरात भी हैं। तो आज हम इन जराए की मदद से उसी उम्मीद और खौफ के तवाज़ुन को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो फिर आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं मसनूई ज़हानत यानी AI से। जराए में एक बहुत ही चौंका देने वाला सवाल उठाया गया है। जी, क्या AI को कानूनी शख्सियत यानी लीगल पर्सनहुड का दर्जा दे देना चाहिए? मतलब क्या एक मशीन को कानून की नजर में एक फर्द माना जा सकता है? जी, ये सुनने में ही अजीब लगता है। ये वाकई एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके पीछे की वजह समझना जरूरी है। अच्छा, जराए वाजे करते हैं कि इसका मकसद AI को वोट डालने या शादी करने जैसे इंसानी हकूक देना नहीं है। तो फिर मकसद क्या है? असल मकसद है एहतिसाब, अकाउंटेबिलिटी। जी, अगर एक खुद मुख्तार AI कोई गलती करता है, जैसे कोई मालियाती बहरान पैदा कर दे, तो जिम्मेदार कौन होगा? सही। इसे एक कानूनी वजूद तस्लीम करने का मतलब ये होगा कि इसके बनाने वालों यानी डेवलपर्स और इसे चलाने वालों यानी ऑपरेटर्स पर बराह रास्त जिम्मेदारी डाली जा सकेगी। अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी को कानून के दायरे में लाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। यानी ये AI को हुकूक देने से ज्यादा इसकी जिम्मेदारियां तय करने के बारे में है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है, मुलाजमतों का। जी, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक AI दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियां खत्म कर सकता है। 30 करोड़, ये बहुत बड़ा अदद है। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप में। तहरीर और तर्जुमे जैसे शोबों में तो 50% से ज्यादा मुलाजमतें खतरे में हैं। ये तो एक बहुत बड़ी माशी तब्दीली है। बिलाशुबा। और इसी मुमकिना बहरान के जवाब में जराए एक बहुत ही दिलचस्प हल पेश करते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम? जी, UBI। इसका सादा सा मतलब ये है कि हर शहरी को हुकूमत की तरफ से एक बुनियादी तनख्वाह मिले, चाहे वो काम करे या ना करे। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को मुफ्त में पैसे दिए जाएं? जराए में इस पर तनकीद भी होगी कि इससे तो लोग काम करना ही छोड़ देंगे। ये एक आम खदशा है, लेकिन जराए में नीदरलैंड्स और केन्या में होने वाले तजर्बात के नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। वो क्या? वहाँ जब लोगों को UBI मिली तो वो सुस्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को इस्तेमाल करते हुए बेहतर मुलाजमतें तलाश की। अच्छा। जी, नई महारतें सीखीं, अपने छोटे कारोबार शुरू किए। मतलब जब लोगों के सर पर हर वक्त रोटी कमाने की तलवार नहीं लटकती, तो वो बड़े ख्वाब देखने के काबिल हो जाते हैं। ये तो वाकई सोच बदल देने वाली बात है। तो ये तो हुआ AI का मुआशी असर, लेकिन जराए इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। जी, जहाँ टेक्नोलॉजी हमारे मुआशरे से निकलकर हमारे दिमागों के अंदर दाखिल हो रही है। न्यूरालिंक? जी, न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी, ये इंसानी बाल से भी बारीक धागों पर मुश्तमिल एक चिप को दिमाग में लगाने पर काम कर रही है। तिब्बी लिहाज से तो ये एक इनकलाब लगता है। बिल्कुल। सोचें, ये चिप दिमाग के सिग्नल्स को पढ़कर फालिज या रीढ़ की हड्डी की चोट के मरीजों को दोबारा चलने फिरने के काबिल बना सकती है, पार्किंसंस और मिर्गी के दौरों को रोक सकती है। जराए में एक तहकीक का जिक्र है डिप्रेशन के हवाले से। जी, उसमें एक दिमागी इम्प्लांट ने शदीद डिप्रेशन के मरीज के लिए वही काम किया जो एक पेसमेकर दिल के लिए करता है। दिमाग के लिए पेसमेकर? मतलब जैसे ही डिप्रेशन का दौरा शुरू होने लगता, ये उसे रोक देता? बिल्कुल। एल्गोरिदम दिमागी सरगर्मी में उन पैटर्न्स को पहचान लेता जो दौरे से पहले जाहिर होते, और फौरन दिमाग के उस मखसूस हिस्से को एक हल्का सा बर्की सिग्नल भेजकर उसे रोक देता।
یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں ہے تو، لیکن ذرائع اسی ناقابل یقین ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک فارمولا بھی پیش کرتے ہیں۔ اور وہ فارمولا ہے B/C/D = AH۔ جی، یعنی حیاتیاتی علم ضرب کمپیوٹنگ پاور ضرب ڈیٹا۔ نتیجہ نکلتا ہے انسان کو ہیک کرنے کی صلاحیت۔ یہ مساوات تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کسی حکومت یا کارپوریشن کے پاس ہمارا بائیو میٹرک ڈیٹا ہے اور طاقتور کمپیوٹر ہے تو وہ ہمارے جذبات اور فیصلوں کو ہم سے بہتر سمجھ کر انہیں کنٹرول کر سکتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ذہنی رازداری یعنی مینٹل پرائیویسی کے خاتمے اور ڈیجیٹل آمریت کے خطرے کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈیجیٹل آمریت؟ جی، ذرائع خبردار کرتے ہیں کہ مستقبل کی حکومتوں کو عوام کے جذبات جاننے کے لیے جاسوسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کیسے؟ وہ شہریوں کو بائیو میٹرک کڑے پہنا کر یہ جان سکیں گی کہ لیڈر کی تقریر سنتے ہوئے ان کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کیا بتا رہا ہے، چاہے وہ بظاہر کتنی ہی پرجوش تالیاں کیوں نہ بجا رہے ہوں۔ یہ تو نگرانی کے سرمایہ دارانہ نظام یعنی سرویلنس کیپٹلزم کی انتہا ہے۔ بالکل، جہاں کمپنیاں ہمارا ڈیٹا صرف اشتہار بیچنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے رویوں اور فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ تو آزادی فکر پر براہ راست حملہ ہے۔ بالکل، یہ ہماری خود مختاری کا سوال ہے۔ کیا ہم اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں یا کوئی الگورتھم ہمیں ایک مخصوص سمت میں دھکیل رہا ہے؟ تو ایک طرف ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جو ہمیں ڈیجیٹل غلام بنا سکتی ہے، اور دوسری طرف ہم اسی زمین سے فرار کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کتنا دلچسپ ہے کہ ذرائع میں انسانی ہیکنگ کے خطرات کے فوراً بعد مریخ پر انسانی بستی بسانے کے منصوبوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ ایک منطقی تسلسل ہے۔ اسپیس ایکس کا منصوبہ صرف سائنسی تحقیق کے لیے نہیں ہے، اس کا بنیادی مقصد انسانی نسل کو ایک بیک اپ پلان دینا ہے۔ یعنی اگر زمین پر کچھ ہو جاتا ہے تو؟ جی، اگر زمین پر کسی ایٹمی جنگ، وبائی مرض یا کسی شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے زندگی ختم ہو جاتی ہو تو انسانیت مریخ پر زندہ رہے۔ اور وہاں ایک خود مختار شہر بسانے کا منصوبہ ہے، براہ راست جمہوریت کے اصول پر۔ جی، جہاں ہر شہری اہم فیصلوں میں براہ راست حصہ لے۔ یہ منصوبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کی عملی مشکلات بھی تو ہوں گی، خاص طور پر وہاں جانا اور پھر واپسی کے لیے ایندھن کا سوال سب سے اہم ہے۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ یہی تو اس منصوبے کا سب سے شاندار حصہ ہے۔ واپسی کے لیے ایندھن مریخ پر ہی بنایا جائے گا۔ مریخ پر؟ کیسے؟ مشن کا تصور کریں۔ اچھا، یہ سسٹم مریخ کی فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور وہاں برف سے ہائیڈروجن لے گا اور ان دونوں کو ملا کر میتھین اور آکسیجن بنائے گا جو راکٹ کا ایندھن ہے۔ یہ تو انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی مشین کی بات۔ انسانوں کا کیا ہوگا؟ انسانی جسم پر اس سفر کی کیا اثرات ہوں گے؟ اور یہیں پر سب سے بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ ذرائع ایک سنگین طبی مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں جسے ڈس یوز آسٹیوپوروسس کہتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں خلا میں کشش ثقل یعنی گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جسم ہڈیوں اور پٹوں کو غیر ضروری سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں؟ بہت تیزی سے۔ ایک ہفتے کے اندر ہڈیوں کی کثافت کم ہونے لگتی ہے کیونکہ ان پر جسم کا وزن نہیں پڑ رہا ہوتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت مشکل ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود خلابازوں کو روزانہ 2 گھنٹے تک انتہائی سخت ورزش کرنی پڑتی ہے۔ کی حدود پر بھی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور انقلابی خیال سامنے آتا ہے کہ کیا ہو اگر ہم اپنے جسم کی سب سے بڑی حد یعنی بڑھاپے پر ہی قابو پا لیں؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو طب کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ ایک ذریعہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ حیاتیاتی بڑھاپا بایولوجیکل ایجنگ کوئی قدرتی عمل نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر ملٹی سسٹم بیماری ہے۔ ایک بیماری؟ لیکن بڑھاپا تو سب پر آتا ہے، یہ بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟
इस नजरिए के पीछे मंतिक ये है कि बुढ़ापा हमारे जिस्म के हर निजाम पर हमला करता है और दिल की बीमारी, कैंसर और डिमेंशिया जैसी लातदाद बीमारियों की जड़ है। अच्छा, अगर हम बुढ़ापे को एक बीमारी तस्लीम कर लें तो इसके इलाज पर तहकीक के लिए बेपनाह वसाइल और फंड्स दस्तयाब हो जाएंगे, और इससे ऐसी अद्वियात तैयार हो सकेंगी जिन्हें जीरो प्रोटेक्टिव ड्रग्स कहा जाता है, जो इंसानी खुलियात के टूटने के अमल को सुस्त करके न सिर्फ हमारी उम्र लंबी करेंगी बल्कि ये भी यकीनी बनाएंगी कि ये लंबी जिंदगी सेहतमंद हो। और इसका मुआशी पहलू भी तो होगा। ज़राए में अमेरिका की एक मिसाल दी गई है। जी, अमेरिका में सेहत के बजट यानी मेडिकेयर का 32% हिस्सा मरीजों की जिंदगी के आखिरी 2 सालों पर खर्च होता है। ये तो बहुत बड़ा माशी बोझ है। बिल्कुल, अगर हम बुढ़ापे के अमल को सुस्त कर सकें तो लोग ज्यादा अरसे तक सेहतमंद रहेंगे और ये बोझ भी कम हो जाएगा। तो हमने एआई के जरिए माशरे को बदलने, न्यूरालिंक से जहन को बदलने, मरीख पर अपना घर बदलने और अब बुढ़ापे का इलाज करके अपनी तकदीर बदलने की बात की। ये सब जाहिर करता है कि इंसानी तहजीब किस कदर आगे बढ़ना चाहती है। और यहीं पर ज़राए हमें सबसे बड़े और शायद सबसे खौफनाक सवाल की तरफ ले जाते हैं कि अगर ज़हीन जिंदगी मुमकिन है और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर सकती है तो फिर कायनात इतनी खामोश क्यों है? हमें आज तक किसी और तहजीब का कोई इशारा क्यों नहीं मिला? इस खामोशी की वजाहत के लिए एक नजरिया पेश किया गया है, द ग्रेट फिल्टर। जी, द ग्रेट फिल्टर। ये नजरिया कहता है कि बेजान मादे से लेकर कायनात में फैलने वाली तहजीब बनने तक के सफर में कोई एक ऐसी रुकावट या फिल्टर है जिसे उबूर करना तकरीबन नामुमकिन है। और ये रुकावट किसी भी तहजीब को एक खास हद से आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर देती है। ये कायनात का एक अजीम इम्तिहान है जिसमें तकरीबन सब फेल हो जाते हैं। और यहाँ वो बात आती है जिसे पढ़कर मैं वाकई हिलकर रह गया था। ज़राए के मुताबिक अगर हमें मरीख पर जिंदगी के आसार मिल जाते हैं, चाहे वो सिर्फ बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, तो ये इंसानियत के लिए इंतहाई बुरी खबर होगी। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? ये तो तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त होगी। बुरी खबर क्यों? ये बात समझने में मुश्किल है, लेकिन ग्रेट फिल्टर की मंतिक बहुत बहुत खौफनाक है। कैसे? सोचिए, अगर मरीख पर जिंदगी के आसार मिल जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि जिंदगी का आगाज कायनात में एक आम वाकया है, ये कोई मौजज़ा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जिंदगी इतनी आम है और फिर भी पूरी कायनात खामोश है तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलेगा कि जिंदगी शुरू तो हो जाती है लेकिन कोई चीज उसे आगे बढ़ने नहीं देती। बिल्कुल, उसका मतलब ये होगा कि ग्रेट फिल्टर हमारे माजी में नहीं बल्कि हमारे मुस्तकबिल में हमारा इंतजार कर रहा है। ओह, इसका मतलब ये होगा कि शायद टेक्नोलॉजी की तरक्की ही वो फिल्टर है। हर ज़हीन तहजीब जब एक खास तकनीकी सतह पर पहुंचती है, जोहरी हथियार, मसनूई जहानत, तो वो नादानिस्ता तौर पर अपनी तबाही का सामान खुद ही पैदा कर लेती है और खुद को खत्म कर बैठती है। और हम भी इसी रास्ते पर हैं। जी, मरीख पर जिंदगी मिलने का मतलब ये होगा कि हमारा अंजाम भी शायद वही है जो कायनात की बाकी खामोश तहजीबों का हुआ। तो इन तमाम ज़राए का निचोड़ क्या है? हम एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां एक रास्ता हमें लाफानियत और सितारों तक ले जाता है और दूसरा रास्ता डिजिटल गुलामी और खुद साख्ता तबाही की तरफ। जी, और ये तमाम ज़राए मिलकर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी जहानत, हमारा तजस्सुस और हमेशा आगे बढ़ने की हमारी ख्वाहिश ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ग्रेट फिल्टर का नजरिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यही खुसूसियात जो हमें अजीम बनाती हैं आखिर में हमारी मुकम्मल खामोशी का सबब बन जाएंगे? क्या हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ही हमारी हतमी नाकामी साबित होगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद मुस्तकबिल ही दे पाएगा। दोस्तों, ये थी आज की गुफ्तगू। हमने देखा कि मुस्तकबिल हमें कहां ले जा रहा है, लेकिन याद रखें, टेक्नोलॉजी कितनी ही बढ़ जाए, इंसानियत सबसे अहम है। आपको आज की बातें कैसी लगीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं 10वीं किस्त एपिसोड 10 में, जहां हम कायनात के कुछ और गहरे राजों से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।